সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। जय हिंद दोस्तों। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत पर ऑपरेशन चंगेज खान को शुरू कर देता है और भारत के कई एयरफील्ड और रडार इंस्टॉलेशन जैसे कि अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हरवार, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट और श्रीनगर पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की जाती है और यहीं से भारत ऑफिशियली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शामिल हो जाता है और इस वॉर के अंत में जन्म होता है एक देश बांग्लादेश का। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के पीछे छिपे हुए सभी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 द कर्टन रेजर। दोस्तों, अगर हम देखें तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बुनियाद बंटवारे के पहले ही रख दिया गया था, जब 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने एक इंडिपेंडेंस बंगाल बनाने की मांग को रखा था और ब्रिटिश इंडिया के विभाजन से पहले लाहौर डिक्लेरेशन में ही ब्रिटिश इंडिया के पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अलग अलग मुस्लिम बाहुल्य राज्यों की परिकल्पना भी की गई थी। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अलग से मुस्लिम बाहुल्य राज्य के प्रस्ताव को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने अलग इंडिपेंडेंट बंगाल का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जब अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान नामक देश बनाया गया, जिनमें अंग्रेजों के बाद क्रमशः हिंदू और मुसलमानों को अस्थायी कर दिया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में पूर्व और पश्चिम में भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से दो अलग अलग क्षेत्र थे, जिनके बीच में भारत था और पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान और पूर्वी फ्रंट और आधुनिक बांग्लादेश को ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। हालांकि ये जो दोनों क्षेत्र थे, इनकी जनसंख्या बराबर नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल पावर पाकिस्तान में केंद्रित था और यह कहा जाता था कि वेस्टर्न पाकिस्तान हमेशा से ईस्ट पाकिस्तान का शोषण करता आ रहा था। चैप्टर 2 मोहम्मद अली जिन्ना और उनका उर्दू के लिए प्रेम। दोस्तों, 1948 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में अपनी एक स्पीच के दौरान यह कहा कि आज से उर्दू पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language। इस वक्तव्य से इस बारे में काफी चर्चा हुई, क्योंकि उस वक्त 1948 तक वेस्टर्न पाकिस्तान में सिर्फ महाजिर और ईस्टर्न पाकिस्तान में सिर्फ बिहारी लोग उर्दू बोलते और ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तानी पंजाबी और सिंधी, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी बंगला भाषी थे। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और 21 फरवरी 1952 में यह प्रोटेस्ट क्लाइमेक्स में उस वक्त पहुंच गया जहां ईस्ट पाकिस्तानियों द्वारा किए गए भीषण प्रोटेस्ट में पुलिस फायरिंग करती है और इसमें 7 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। और आज भी उसी दिन 21 फरवरी को यूएन द्वारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जिन्ना का हमेशा से यह मानना था कि पाकिस्तान की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन जब कल्चरली और सोशल डाइवर्स स्टेट्स की बात आती है तो यह फॉर्मूला फेल होता हुआ दिखाई देता है, जो कि पाकिस्तान के केस में भी हूबहू हुआ और इसने 1971 के वॉर में एक और कड़ी जोड़ दी थी। चैप्टर 3 आर्थिक भेदभाव। दोस्तों, हालांकि यदि हम देखें तो ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या वेस्टर्न पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान का पॉलिटिकल डोमिनेंस हुआ करता था और आम बजट का जो ज्यादातर हिस्सा होता था वो वेस्ट पाकिस्तान को ही मिलता था, जिसका उदाहरण हम इस चार्ट में देख सकते हैं, जहां पर ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की तुलना में सिर्फ 46% ही खर्च किया गया था और यह आंकड़ा साल दर साल और भी गिरता चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान के निर्माण के समय के पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की कंडीशन को इम्प्रूव करने को सोचा ही नहीं। दोस्तों, वेस्ट पाकिस्तान हमेशा से ही ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता था, लेकिन यदि हम देखें तो एक्सपोर्ट में इनका इन्वॉल्वमेंट
सिर्फ 30% ही था, यानी पाकिस्तान के जितने भी एक्सपोर्ट थे उसका 70% ईस्टर्न पाकिस्तान करता था, लेकिन इस एक्सपोर्ट से मिलने वाले पैसे का 25% ही ईस्ट पाकिस्तान को मिलता था। और यही अंतर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा, जहां पर 1948 में ईस्ट पाकिस्तान में 11 फैब्रिक मिल्स थी और वेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 9 थी, और यह आंकड़ा 1971 में बढ़कर बड़ा हो गया और ईस्टर्न पाकिस्तान में महज 26, जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान में यह आंकड़ा बढ़ के 150 मिल्स तक हो गया। और जितना भी यह डेवलपमेंट उस समय हुआ वह महज वेस्टर्न पाकिस्तान में ही होता रहा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ समय के अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान से $2.6 बिलियन के रिसोर्सेज को ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में भी शिफ्ट कर दिया गया था। और इस पॉइंट पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को यह लगने लगा था कि आज़ादी का फायदा ही क्या हुआ, जब आज़ादी के बाद भी उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। और यहीं से उनके मन में एक इंडिपेंडेंट होमलैंड बनाने की भावना जागी। चैप्टर 4, आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंस। दोस्तों, 1947 में बंगाली मुसलमानों ने अपने आप को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा था, लेकिन 1970 के दशक तक ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद जैसे जो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स थे उनके अनुसार अपने सोसाइटी की परिकल्पना करते हुए अपनी धार्मिक पहचान पर अपनी बंगाली कल्चर को प्राथमिकता दी थी। और कई बंगाली मुसलमानों ने पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस इस्लामिक कल्चर पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। दोस्तों, ज्यादातर रूलिंग एलाइट्स का यह मानना था कि पाकिस्तान की भी एक लिबरल सोसाइटी होगी, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए धर्म को एक प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। और यही दोनों पक्षों के बीच कई कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस धीरे धीरे करके धार्मिक एकता पर भारी पड़ने लगे। चैप्टर 5, शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश अवामी लीग। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, और अगर हम जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन की सीधी प्रक्रिया को देखें तो हम यह पाएंगे कि पॉलिटिकल पावर में ईस्ट पाकिस्तान का वर्चस्व होना चाहिए था। इसी को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट 1 यूनिट स्कीम के साथ आती है, जिसके द्वारा पूरे वेस्ट पाकिस्तान को एक माना जाए ताकि ईस्टर्न पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन का मुकाबला किया जा सके। लेकिन यह सब कुछ काम ना आ सका और 1970 में यह स्थिति उस समय चरम पर पहुंच गई, जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली ईस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने राष्ट्रीय चुनाव में भारी जीत हासिल की। दोस्तों, बांग्लादेश अवामी लीग ने उस समय ईस्ट पाकिस्तान के 169 सीट्स में 167 सीट्स पर जीत हासिल करी और इस तरह नेशनल असेंबली में 313 सीटों में से बहुमत हासिल कर लिया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखें तो 50% सीट से ज्यादा हासिल करने के बाद अवामी लीग को सरकार बनाने का संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और रहमान को पीएम बनाने की बजाय भुट्टो ने 2 प्रधानमंत्रियों का उस समय प्रस्ताव रखा, जहां ईस्ट विंग के लिए अलग प्रधानमंत्री और वेस्ट विंग के लिए अलग प्रधानमंत्री। इस प्रस्ताव से पूरे पूर्वी पाकिस्तान में क्रोध की भावना उत्पन्न हुई, जो कि पहले से ही 1 यूनिट स्कीम को लेकर आक्रोश में थे। और दोस्तों, भुट्टो ने रहमान की 6 पॉइंट्स को भी मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि ये 6 पॉइंट कौन कौन से थे। इसमें पहला पॉइंट यह था कि सही मायनों में वोट के आधार पर ही गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें हमेशा विधायिका की सर्वोच्चता हो। दूसरा बिंदु केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट का था, जहां अवामी लीग यह चाहती थी कि केंद्र सरकार केवल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के लिए हो और बाकी मामले राज्यों के पास ही रहे। तीसरा पॉइंट अलग अलग करेंसी का था, जहां ईस्ट पाकिस्तान यह चाहता था कि पाकिस्तान के लिए 2 अलग अलग करेंसियां हों और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो एक यूनिवर्सल करेंसी हो, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का आर्थिक शोषण बंद हो। और इसके अलावा वह ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक अलग रिजर्व बैंक भी चाहते थे। चौथा पॉइंट टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन का था, जहां पर मुजीबुर रहमान चाहते थे कि टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन का जो पावर है वह स्टेट के पास ही रहे और केंद्र स्टेट्स द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स से हिस्सा लेकर अपने खर्चों को पूरा कर सकती है। पांचवा पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का था, जहां दोनों प्रोविंस के लिए अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट बनाने की मांग की गई थी और सेंटर
बराबर हिस्सों में अपने खर्च के पैसे ले सकता था। और छठा पॉइंट डिफेंस का था, जहां पर 1965 के युद्ध के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को यह लगने लगा था कि अगर उनकी सेपरेट मिलिट्री नहीं हुई तो वह अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और यही मांग रहमान ने रखी थी कि ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेट मिलिट्री, पैरामिलिट्री और नेवी हेडक्वार्टर हो। और यह प्रपोजल वेस्ट पाकिस्तान की सभी पार्टी और नॉन अवामी लीग पॉलिटिशियंस द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है और इस मूवमेंट को सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान की जनता का समर्थन मिलता है। चैप्टर 6 ताबूत में आखिरी की। दोस्तों 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक काफी भयानक साइक्लोन आया था जिसे भोगा साइक्लोन कहा जाता है, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस साइक्लोन से लोग शॉक और डिप्रेशन में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलीफ के लिए जरूरी सामान मुहैया ही नहीं कराया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान की और भी दुर्गति हो गई। और उस समय शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए शपथ न दिलाने के फैसले ने ताबूत में आखिरी कील का काम किया, जिससे युद्ध शुरू हो गया था। और उसी समय शेख मुजीबुर रहमान ने मार्च 7, 1971 को दिए गए अपने स्पीच में कहा था कि मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने सभी घरों को लड़ाई का किला बना लें। और उन्होंने पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को 25 मार्च के असेंबली मीटिंग से पहले चयनित प्रतिनिधियों को पावर ट्रांसफर की मांग की थी। और 25 मार्च को पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश पर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करते ही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की ऑफिशियली शुरुआत हो जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में, जहां पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध में भारत की एंट्री कैसे हुई थी और उस समय के जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे, जिससे भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और जिससे भारत को एक लंबे समय का मित्र भी मिला था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।